तो अगला है बेटा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है ना, उपापचय अभिक्रिया है ना। तो इसमें लिखना बेटा एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है ना, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया में इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक तथा अपचायक शामिल होते हैं है ना। इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों शामिल होते हैं। अगर कोई अभिक्रिया रेडॉक्स है बेटा तो उसमें ऑक्सीकारक का भी होना कंपलसरी है और अपचायक का भी। इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों शामिल होते हैं, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखना बेटा क्या है ना, इन अभिक्रियाओं में कम से कम एक तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण संख्या है ना परिवर्तित करता है। इन अभिक्रियाओं में कम से कम एक तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित करता है, तीसरा पॉइंट बेटा है ना। कम से कम एक तत्व, दो भी हो सकते हैं बेटा, तीन भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम एक तो अपनी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा परिवर्तित करेगा ही करेगा, ये रूल है आपका अगर रेडॉक्स हो रहा है तो, ठीक है ना। और चौथा और अंतिम बिंदु है बेटा कि है ना रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया के संयोग से बनती है, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया के संयोग से बनती है, दोनों को जोड़ने पर मिलती है, ठीक है ना, तथा ठीक है ना। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में त्यागे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में त्यागे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होना चाहिए तथा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में त्यागे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपचयन अर्ध अभिक्रिया में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते, अर्थात एक संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन त्याग हुए हैं बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, है ना। क्योंकि अब हम संतुलित करना सीख रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं को बेटा, और उसमें कई बार बच्चा गड़बड़ कर देता है, तो उसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और ये जो आपकी है ना रेडॉक्स अभिक्रिया है बेटा, ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली इंटरमोलेक्युलर है ना, इंटरमोलेक्युलर अंतर है ना, अंतर आणविक। इंटरमोलेक्युलर मतलब बेटा इसमें क्या होगा, दो अणुओं के मध्य, अंतर आणविक मतलब दो अणुओं के मध्य, ठीक है। इसका क्या मतलब है सर, दो अणुओं के मध्य मतलब इसमें बेटा ऑक्सीकारक तथा अपचायक अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीकारक तथा अपचायक अलग अलग होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग पदार्थ होंगे। ऑक्सीकारक तथा अपचायक जो होंगे बेटा दो अलग अलग पदार्थ होंगे, है ना। कैसे, आपको मैंने काफ़ी अभिक्रिया बताई बेटा, जैसे KMnO4 आपकी अभिक्रिया कर दे बेटा H2C2O4 के साथ, तो ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको समझाया था। और इससे आपका MnO प्लस क्या बन रहा है बच्चों, CO2, है ना। इससे आपका MnO प्लस क्या बन रहा है बच्चों, CO2, ठीक है। ये हमें पता है बेटा, ये काम कर रहा है ऑक्सीकारक और ये काम कर रहा है किसकी तरह बेटा, अपचायक, ठीक है। तो संतुलन तो अभी मैं सिखा रहा हूँ। तो पहली इस तरह की बेटा, दूसरी जो होती है बेटा दूसरे टाइप की, वो होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर, है ना, एक ही अणुओं के मध्य होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया, इंट्रामोलेकुलर, है ना। तो इसमें लिखना है बेटा, है ना, एक ही अणु के अंदर होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया, एक ही अणु के अंदर होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब इसमें बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो एक ही पदार्थ होता है, सेम होते हैं ना। ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों आपके सेम होते हैं बेटा। और इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है बेटा इसका, वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। डिसप्रपोर्शनेशन विषम अनुपातन अभिक्रिया, आप हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लेना बेटा।
विषम अनुपातन अभिक्रिया, इसमें लिखना बेटा यह एक विशिष्ट प्रकार की अंतः आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह एक विशिष्ट प्रकार की अंतः आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकारक तथा अपचायक एक ही पदार्थ होता है ना, जिसमें पहला पॉइंट है बेटा ऑक्सीकारक तथा अपचायक एक ही पदार्थ होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ना, केवल एक ही तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित करता है ना। सेकेंड पॉइंट है बेटा केवल एक ही तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित करता है। इसलिए मैंने ऊपर आपको बेटा रेडॉक्स अभिक्रियाओं की परिभाषा में लिखाया था कि मिनिमम एक एलिमेंट अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित करता है, मिनिमम। एक से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट अभिक्रिया में आप देखो तो मैंगनीज भी अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित कर रहा है, कार्बन भी है ना। मैंगनीज यहाँ पर +7 में है, +7 से ये +2 में गया है, इधर ये +3 में है और किस में गया है +4 है ना। +7 से +3 और उधर +2 से +4, ठीक है जी। परंतु डिस्प्रोपोर्शनेशन में बेटा केवल एक ही तत्व, विषम अनुपातन अभिक्रिया में केवल एक ही तत्व होता है जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है ना। ठीक है, यह एक विशिष्ट प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकारक, फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा कि जिसमें ऑक्सीकारक तथा अपचायक एक ही पदार्थ है। सेकेंड पॉइंट केवल एक ही तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित करता है, ठीक है। तीसरा बेटा अब अगर एक ही तत्व ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित कर रहा है बेटा, मतलब वो ऑक्सीकृत होगा तो बढ़ाएगा, अपचयित होगा तो घटाएगा। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ बेटा मतलब वो अपनी कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हो गया, 3। तो तीसरा बिंदु यही बेटा कि वह तत्व अपनी 3 भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में होता है। वह तत्व अपनी 3 भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में होता है ना। वह तत्व अपनी 3 भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में होता है बेटा। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपका H2O2 ही है, जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, है ना। देख लीजिए इसमें H2O2 बेटा यह एक विषम अनुपातन अभिक्रिया है। इसमें H2O2 ऑक्सीकारक भी है, अपचायक भी है बेटा, दोनों हैं। और ऑक्सीकरण संख्या केवल ऑक्सीजन परिवर्तित कर रहा है, -1, -2 और 0 है ना। ऐसी खूब सारी अभिक्रिया है बेटा, ऐसी नहीं कि एक ही है। देयर आर सो मेनी रिएक्शंस। अगर मैं आपसे लिखूँ Cu+ बेटा है ना, जलीय विलयन में Cu+ अस्थायी होता है, बदल जाता है Cu+2 में और किस में आपका Cu में, है ना। जलीय विलयन में अस्थायी है और बदल जाता है Cu+2 में और किस में आपका Cu में, ठीक है ना। इसके अलावा सर और बताइए, अच्छा लग रहा है। हैलोजेंस बेटा बेस के साथ अभिक्रिया करके, है ना। हैलोजेंस जो होते हैं बेस के साथ जब भी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, ये आगे सब आप ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। बेस के साथ है ना, कोई भी बेस हो जाए, OH- हो, कार्बोनेट हो, अगर वो ठंडा तथा तनु होगा, कोल्ड और डाइल्यूट, तो X- और OX- बनाते हैं। अभी मैं संतुलित नहीं कर रहा हूँ बच्चों, में एग्जांपल बता रहा हूँ ना। और अगर वो आपका हॉट, गर्म तथा सांद्र हो, ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बेटा, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, ठीक है ना। तो इस तरह तो ऐसी और भी अभिक्रियाएं बेटा, अभी मैंने 2-3 से आपको एग्जाम्पल बता दिए। इन अभिक्रियाओं को हम विषम अनुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब रही आप देख लो बेटा ना, किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, वो मैंने ऊपर ही बोल दिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया का रूल ही है, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उतने ही ग्रहण भी होने चाहिए ना, ठीक है जी। अब बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला, जो इसी साल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गया था, और केवल इस साल नहीं बेटा, आगे भी कई बार पूछा जा चुका है। जैसे मैंने अभी मतलब पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी कई बार पूछेगा। आगे भी कई बार पूछा जा चुका है तो मुझे नहीं पता है, बट पूछेगा जरूर, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन बेटा, हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विषम अनुपातन शो नहीं कर सकता है ना। जैसे यहाँ जो मैंने X2 लिखा है बच्चों, ये X2 केवल आपका या तो क्लोरीन होगा Cl2, या ब्रोमीन होगा बच्चों, या आयोडीन होगा, फ्लोरीन नहीं हो सकता है। तो पहला निम्नलिखित में से कौन विषम अनुपातन शो नहीं कर सकता है, अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, है ना। पहला क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ F2, Cl2, Br2 और I2। निम्नलिखित में से कौन विषम अनुपातन अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित कर सकता है, F2, Cl2, Br2 और I2, ठीक है, बताइए। तो आपको मैंने ऊपर ही बता दिया बेटा उत्तर, है ना, कि Cl2, Br2, I2 प्रदर्शित करते हैं, F2 नहीं। ये तो उत्तर तो आ गया, कारण सोचना है बेटा, है ना। क्योंकि हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे तो हर चीज़ बेटा लॉजिकली पूछता है, हमें कारण पता होना चाहिए, है ना। कारण है बच्चा, हमने बोला है कि F2
फ्लोरीन जो है बेटा शून्य के अलावा केवल और केवल, ठीक है ना, ये अभी किस ऑक्सीकरण अवस्था में बेटा, शून्य में। आप देखो ये सब भी शून्य में थे। विषम अनुपातन का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना भी और घटना भी। अब शून्य से बढ़कर आप देखो यहाँ पे तो ये -1 में है बेटा और यहाँ पर +1 में, यहाँ पर ये -1 है और ये +5 में। तो अगर वो शून्य में, जैसे ऊपर देखो -1 में था बेटा, तो कम भी हुई है ज़्यादा भी हुई है। तो अगर ये शून्य में है तो कम भी होना चाहिए बेटा, ज़्यादा भी होना चाहिए, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली बेटा फ्लोरीन 0 में है तो कम तो जा सकता है -1 में, परंतु धनात्मक तो 0 से बढ़ने का मतलब धनात्मक। तो हमने पहले ही बोला है बेटा फ्लोरीन कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी विषम अनुपातन शो नहीं करता है बेटा। ये काफ़ी बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है, हमें ध्यान रखना है ना। मान लीजिए बेटा इसका ऑप्शन बी, अब हमें ऑप्शन दे रहा है बेटा क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड होते हैं बेटा, HClO, HClO2, HClO2, फिर ना HClO3, ठीक है जी, और चौथा है बच्चों HClO4। अब इनमें पूछे और यहीं से हम अपना एक रूल भी लिखेंगे। अब इनमें बेटा कौन विषम अनुपातन नहीं शो करेगा, डी वाला। सर ऐसा क्यों सर, कुछ तो समझाओ ना। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ बेटा एक एक चीज़ समझाने की। यहाँ क्लोरीन बच्चों +1, यहाँ +3, यहाँ +5, यहाँ +7 ना, +1 +3 +5 और क्या आपका +7। अब आप मुझे बताओ बेटा +7 क्लोरीन की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है बेटा, मैक्सिमम। +7 क्लोरीन की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों, अधिकतम, मैक्सिमम। अगर ऑलरेडी वो अधिकतम में है बेटा तो विषम अनुपातन का मतलब बढ़ना भी और घटना भी है। अब +7 से बढ़ाएगा कैसे, आई बात समझ में। मतलब अब क्या रूल लिखें बेटा कि अब क्या रूल लिखें बेटा, नीचे रूल बना के लिखना कि यदि किसी यौगिक में कोई तत्व अधिकतम या न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह यौगिक विषम अनुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि किसी तत्व में कोई यौगिक अपनी अधिकतम या न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह विषम अनुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, और उसके अलावा फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको ध्यान रखना खूब ज़रूरी है। नहीं ध्यान रखोगे तो आप अपना ही कुछ ना कुछ नुकसान करोगे, ये आपको ध्यान रखना कंपलसरी बेटा ना। आप अपना ही कहीं ना कहीं कुछ नुकसान कर दो, ठीक है। अब इसमें बेटा मैं एक चीज़ और आपको समझा दूँ और फिर उसके बाद हम लोग संतुलित करें रासायनिक रेडॉक्स अभिक्रियाओं को कि KClO3 बेटा, KClO3 गर्म करने पर KCl + O2 बना रहा है, ठीक है। NH4NO2 गर्म करने पर बेटा N2 + 2H2O बनाता है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में बेटा, ठीक है ना, इन अभिक्रियाओं में जैसे पहली वाली KClO3, ये रेडॉक्स अभिक्रिया तो है बेटा, ठीक है। क्लोरीन +5 में है, -1 में गया, ऑक्सीजन -2 में है बेटा, 0 में गया। परंतु ये ध्यान रखना बेटा ये इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें KClO3 आपका ऑक्सीकारक भी है बच्चों और अपचायक भी है। इसमें KClO3 आपका ऑक्सीकारक भी है बच्चों, अपचायक भी है, परंतु यह अभिक्रिया, यह विषम अनुपातन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। यह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग तत्व हैं जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही बेटा NH4NO2, तो NH4NO2 में बेटा बेसिकली NH4+ और NO2-, हमसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, कि NH4NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। अब बच्चा अगर रूल से निकालेगा 2 ऑक्सीजन तो -4, 4 हाइड्रोजन तो +4, बच्चा बोल देगा 0। जबकि आपको पता होना चाहिए बेटा NH4NO2 में ये वाला नाइट्रोजन -3 में है बेटा और दूसरा वाला आपका +3, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो गया क्या बेटा 0। तो ये विषम अनुपातन अभिक्रिया नहीं है बेटा, है ना। हाँ, उल्टा लिखते तो विषम अनुपातन कहलाता, अभी नहीं है। हाँ, ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन जरूर है, तो ये भी चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होना चाहिए। क्लियर 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 क्लियर। अब जो मैंने एक पॉइंट और बोला है बेटा वो समझा दूँ। मान लीजिए हमारी OH मतलब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, वो है बेटा A से A+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और RH बेटा अपचयन अर्ध अभिक्रिया, वो है B+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या B-3, है ना। B+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या आपका B-3। अगर ऐसे है बेटा तो कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया, मैंने एक अभी पॉइंट लिखा है बेटा, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़ने पर
बनती है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़ने पर बनती है। ये तो मैंने आपको लिखा दिया बेटा अभी, ठीक है जी। अब जोड़ने से पहले बेटा मैंने एक रूल और बोला था आपको कि ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन और त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर नीचे भी 2 होता बेटा तो मैं तुरंत जोड़ देता, परंतु अब ऊपर 2 है नीचे 3 है। इस कंडीशन में बेटा मुझे तिर्यक गुणा करके पहले इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे। ऊपर मैं 3 से गुणा करूँगा ताकि ये 6 हो जाए बेटा, नीचे 2 से गुणा करूँगा ताकि ये 6 हो जाए, उसके बाद में जोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, आपको ध्यान रखना है। 3a + 2b गिव्स 3a + 2 प्लस क्या बच्चों 2b - 3। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसी से हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक आपका ये बेटा है ना, क्या है अगला टॉपिक हमारा, रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन है ना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग आप हिंदी में लिख लेना बेटा, इतना तो अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें मैं सबसे पहले बेटा आपको केस 1 अर्ध अभिक्रियाओं का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। अगर आप अर्ध अभिक्रिया का संतुलन सीख गए बेटा तो पूर्ण अभिक्रिया का संतुलन तो जैसे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा। और अर्ध अभिक्रियाओं को संतुलित करने में बेटा, ठीक है ना, आपको मेरा एक कोड याद रख लेना है, आओ हांगकांग चले। एक कोड बस याद रख लेना है, ये शिक्षा आपको याद रखनी है, आओ हांगकांग चले। सर इसका क्या तात्पर्य है ना, ए फॉर एटम बेटा, सबसे पहले हम एटम को बैलेंस करते हैं, परमाणु को, ठीक है। क्या है मैं लिखा रहा हूँ, पहले बस ये बता दूँ। दूसरे नंबर पर बेटा हम संतुलित करेंगे किसको, ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर हम संतुलित करते हैं किसको बच्चा, हाइड्रोजन। और चौथे नंबर पर हम संतुलित करते हैं किसको बच्चा, चार्ज, है ना। सबसे पहले एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर किसको संतुलित करेंगे हम लोग, चार्ज को, है ना। एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और चार्ज। एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या आपका चार्ज, इन चारों को, ये सीक्वेंस है बेटा। सर क्या तात्पर्य, अब ढंग से समझा दो, है ना। मैं एक अभिक्रिया भी लिख दे रहा हूँ बेटा और साथ ही साथ समझाते भी चल रहा हूँ। मान लीजिए मेरी अभिक्रिया है बेटा MnO4- हमसे बोल रहा है अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है, ठीक है, Mn+2 में, ठीक है। तो अब आप एक एक करके स्टेप लिखो, और ये अभिक्रिया तो बाद में लिखना बेटा, ठीक है ना। 4 बस स्टेप है बेटा, 4 पद हैं, आपको ध्यान रखना है। स्टेप 1 लिखो बेटा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणुओं को संतुलित कीजिए। स्टेप 1 है बेटा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं को संतुलित कीजिए। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं को संतुलित कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर मेरे पास केवल मैंगनीज है बेटा जो संतुलित है। तो स्टेप 1 की अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टेप 2 लिखो बेटा। स्टेप 2 में हमें किसे संतुलित करना है बेटा, ऑक्सीजन, है ना। स्टेप 2 में लिखो बेटा, है ना, ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन, ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन। अब ऑक्सीजन परमाणुओं के संतुलन के लिए बेटा हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमें माध्यम को देखना है ना। एटम के लिए तो कुछ देखना ही नहीं बेटा। सर एटम के लिए चलो एक एग्जाम्पल में और लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। Cr2O7 - 2b एसिडिक मीडियम में Cr+3 में बदल रहा है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ बेटा। अब इसमें क्रोमियम का गुणांक 2 है, ऑक्सीजन, और पहली स्टेप क्या है बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणुओं को संतुलित करना। क्रोमियम 2 है तो हमने इसे 2 कर दिया। ये है मतलब, जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में, हर अर्ध अभिक्रिया में बेटा फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत ना हो। फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत पड़ भी सकती, ये पड़ी थी। संतुलन का मतलब यही बेटा, यहाँ 2 परमाणु थे तो वहाँ पे भी 2 परमाणु करना मेरे लिए आवश्यक है। यहाँ 2 परमाणु तो वहाँ पे भी 2 परमाणु करना मेरे लिए आवश्यक है। आई मेरी बात सभी को समझ में, ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी 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 बोलो, स्टेप 2 किसकी, बैलेंसिंग, ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको माध्यम देखना पड़ेगा कि माध्यम अम्लीय है कि क्षारीय है, क्योंकि दोनों में तरीका उसका बदल जाएगा। माध्यम अम्लीय है कि क्षारीय है ये देखना पड़ेगा, तरीका दोनों में बदल जाएगा, ठीक है ना। पहले हम लिख रहे हैं बेटा अम्लीय में, ठीक है जी। सबसे पहले तो एक रूल सुन लेना बेटा, किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया अगर आपको दी गई है, उसमें जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अलावा आपके पास केवल H2O या H+ या OH-
डालने का अधिकार है ना। कोई भी अभिक्रिया जो आपको दी गई उसमें आप H2O डाल सकते हो बेटा, H+ डाल सकते हो, OH- डाल सकते हो। इन्हीं तीनों को डालने का आपके पास अधिकार है। इसके अलावा आप कोई भी चौथी चीज़ नहीं डाल सकते हो। H2O डाल सकते हैं, H+ डाल सकते हैं, OH- डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, बच्चों को हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता है तो H2 डाल देता है, गलत है बेटा। हाइड्रोजन हमेशा किससे बैलेंस होगा? H+ से। और ऑक्सीजन किससे संतुलित होगा बेटा? अम्लीय माध्यम होगा तो H2O और H+ से, और क्षारीय माध्यम होगा तो H2O और किससे? OH- से, है ना। ऐसा क्यों सर? पहली बात तो बेटा थे ना, ये चीज़ें बता दूं ऐसा क्यों हो रहा है कि यही डालने का अधिकार है। चूँकि नॉर्मली लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अगर हम अभिक्रियाओं को देखें बेटा, तो प्रयोगशाला में हर अभिक्रिया आपकी जलीय विलयन में होती है बेटा, तो जल तो हमेशा उपस्थित है ही है। दूसरी बात बेटा, हमें पता है कि जल हमेशा किससे मिलके बनता है? H+ और OH- से। तो इस वजह से अगर मैं जल डालने का अधिकार रखता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं H+ और OH- दोनों को डाल रहा हूँ, मैं दोनों को ही डाल रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये पहला लॉजिक क्लियर हो गया बेटा। दूसरा कि वाई सर, क्यों सर अम्लीय माध्यम में H2O और H+? बेटा आपको ऑक्सीजन डालना है, मैंने अभी बोला इन तीनों के अलावा हम और कुछ नहीं डाल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पर O2 कर दूँ बेटा, गलत है। O2 डालने का अधिकार ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पे भी सर ऑक्सीजन संतुलित नहीं है तो O2 डाल दूँ, गलत, ठीक है ना। हमें केवल H2O, H+ या OH- डालने का ही अधिकार है। उसका कारण मैंने समझा दिया है, क्योंकि बच्चों को ना बेटा संतुलन कोई ढंग से समझाता नहीं, बस उन्हें वो जो NCERT बुक में रूल्स लिखे हैं बस वो रटवा दी जाते हैं, उसके बाद बच्चा संतुलित ही नहीं कर पाता है। जब तक हमारी चीज़ें यहाँ से नहीं क्लियर होंगी तब तक हम आगे कोई काम प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते हैं। और मेरा पूरा फोकस हमेशा ये रहता है बेटा कि आपकी मेंटल लेवल को बढ़ाना, ठीक है ना। केवल रटवाना नहीं, रटवा के तो बेटा आपका सिलेक्शन ही, मैं तो फिर रट्टू तोता बना दूंगा। आपके मेंटल लेवल को एनहेंस करना, बढ़ाना, आपके सोचने समझने का दायरा बढ़ाना, ठीक है, कि आप किस तरह से सोच सकते हैं चीज़ों को, वो हमारा काम है। ठीक है जी, तो ठीक है ना। मैं खुद, आपका पता ही होगा बेटा, बीटेक कर रहा हूँ IIT खड़गपुर से, और 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में। तो वो अब हमें बच्चे की एक एक नब्ज़ पता है, बच्चा कहाँ कहाँ पे कमजोरी महसूस करता है, ठीक है। और वो सब कमजोरी हम आपकी दूर करेंगे, आपको बस है ना ढंग से एक एक लेक्चर को फॉलो करना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन जो तीसरे पद में आने वाला है बेटा, उसका रूल मैंने अभी बता दिया। हाइड्रोजन हमेशा H+ से ही संतुलित होता है और किसी से आप इसे संतुलित नहीं कर सकते हो, ठीक है। रही बात सर और क्या, ऑक्सीजन के लिए क्यों आ रहा है बेटा ऐसा? देखो ऑक्सीजन के लिए मैंने बोल दिया डलना तो यही तीनों है। अब ये तीनों डलना है बेटा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले H2O डलेगा। अगर मैंने H2O डाला तो इनडायरेक्टली मैंने हाइड्रोजन भी तो डाल दिया बेटा, तो इसलिए H+ भी डालना ज़रूरी है। एक तरफ H2O डलेगा तो दूसरी तरफ H+ डलेगा, ताकि हम जब ऑक्सीजन को संतुलित करने जा रहे हैं बेटा, तो मेरा उद्देश्य केवल ऑक्सीजन को संतुलित करना है, न कि हाइड्रोजन को असंतुलित। तो अगर मैंने एक पानी डाला तो मुझे 2 H+ भी डालने पड़ेंगे, ताकि दोनों, एक तरफ पानी डालूंगा एक तरफ H+, ताकि हाइड्रोजन संतुलित रहे, ठीक है। यही कारण नीचे में भी है। आई बात समझ में? लॉजिक पकड़ लो बेटा, उसके बाद सब काम आसान हो जाएगा। तो पद 2 था हमारा ऑक्सीजन के परमाणुओं का संतुलन, और उसमें पहला लिख लो बेटा अम्लीय माध्यम, और उसमें आगे लिखना बेटा कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन H2O तथा H+ से किया जाता है। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन H+ तथा OH- से करा जाता है, H2O तथा H+ से करा जाता है। मतलब शायद गलती से मैंने OH- बोल दिया था बेटा, H2O तथा H+ से किया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब कैसे करेंगे बेटा, जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उस तरफ डालोगे, जिस तरफ ऑक्सीजन कम होंगे उस तरफ डालोगे H2O, और उसके विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अगर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है 5, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 H2O डालेंगे। अब 5 H2O डालने का मतलब आपने कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के परमाणु अतिरिक्त डाल दिए? 10, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 10 H+ डालने पड़ेंगे, ये रूल है, ठीक है जी। तो आगे लिख लेना बेटा, जिस तरफ ऑक्सीजन कम होते हैं उस तरफ उतने H2O के अणु डाले जाते हैं, तथा विपरीत तरफ, ठीक है ना, उसके दुगने H+ डाले जाते हैं, तथा विपरीत तरफ उसके दुगने H+ डाले जाते हैं, ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया होगा क्यों है। तो अब देखो पहली अभिक्रिया को देखें बेटा, है ना, ऑक्सीजन 4 है बेटा, तो इस तरफ मैं 4 डालूंगा क्या बच्चों? H2, ठीक है जी। अब मैंने 4 ऑक्सीजन डाले तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गए, परंतु 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए।
हाइड्रोजन के लिए मैंने अभी रूल लिखा दिया कि 8 क्या डाल दो बच्चों आप H+, ना 8 क्या डाल दो बच्चों यहाँ पर आप H+, ठीक है जी। अब ये आपका ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है। नीचे वालों को भी देख लें बेटा, ये बाद में लिखते हैं ना आप साइड में। 7 ऑक्सीजन थे बेटा, तो मैंने यहाँ पे 7 जल के अणु डाले और 7 का डबल कितना बेटा 14 मैंने H+ डाल दिया, ठीक है। चलिए क्षारीय माध्यम का रूल लिख लेना बेटा, है ना। क्षारीय माध्यम का क्या रूल होगा उसमें लिखना है बेटा, क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन H2O तथा OH- से किया जाता है। क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन H2O तथा OH- से किया जाता है। क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन H2O तथा OH- से किया जाता है। ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन H2O तथा OH- से किया जाता है, ठीक है ना। H2O तथा किससे करा जाता है OH- से, ठीक है जी। पहला बिंदु तो ये रहा आपका। अब बेटा इसमें तरीका उल्टा होता है ना। तरीका उल्टा मतलब जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उस तरफ उल्टे पानी डालोगे और उसके विपरीत दिशा में उसके दुगुने OH-, है ना। तो ये लिख लेना बेटा, जिस तरफ ऑक्सीजन परमाणु आधिक्य में हो उसी तरफ उतने H2O डाले जाते हैं। जिस तरफ ऑक्सीजन परमाणु आधिक्य में हो उस तरफ उतने H2O डाले जाते हैं तथा विपरीत दिशा में उसके दुगने OH- डाले जाते हैं ना, तथा विपरीत दिशा में उसके दुगने OH- डाले जाते हैं तथा विपरीत दिशा में उसके दुगने OH- डाले जाते हैं, ठीक है। अभी मैं अगले एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, ये दोनों तो अभी अम्लीय माध्यम में। और ये भी एक रूल है बच्चा कि अगर किसी अभिक्रिया में कुछ नहीं दिया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमेशा अम्लीय माध्यम ही लेना है। क्षारीय लिखा हो तो अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो अम्लीय लेना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में ही थोड़ा सा बच्चा, जो मेरे इतने सालों का अनुभव है बच्चों, ऑक्सीजन में ही बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ करता है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया ऑक्सीजन की बैलेंसिंग को ढंग से करें, ठीक है ना। तीसरी स्टेप है बेटा हाइड्रोजन परमाणुओं का संतुलन। तीसरा है हाइड्रोजन, तीसरी स्टेप है हाइड्रोजन परमाणुओं का संतुलन। और इसमें मैंने अभी बता दिया बेटा, हाइड्रोजन कोई भी अभिक्रिया हो, अर्ध अभिक्रिया हो, पूर्ण अभिक्रिया हो, हाइड्रोजन हमेशा किससे संतुलित होता है H+ से। हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट है बेटा H+, ठीक है ना। सर H2O क्यों नहीं? अगर H2O डालोगे बेटा तो फिर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है ना। OH- डालोगे तो भी ऑक्सीजन आ गया, इसलिए केवल H+। तो ये रूल फिक्स कर लेना, है ना। तीसरा बिंदु लिखना है बेटा कि हाइड्रोजन परमाणुओं को H+ से संतुलित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं को H+ से संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। तथा जिस तरफ जितने हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे उस तरफ उतने H+ डाले जाते हैं तथा जिस तरफ जितने हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे उस तरफ उतने H+ डाले जाते हैं। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन के परमाणु कम होंगे उतने H+ डाल देंगे, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक रूल भी सुन लो बेटा, अगर आपके जो कंपाउंड ओरिजिनली दिए गए हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पहले मैं हाइड्रोजन को गिनूँ बेटा, 8 हाइड्रोजन, वो 8 हाइड्रोजन, तो ये मैं एक रूल बताना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर मेरे पास ओरिजिनल जो यौगिक दिए गए हैं उनमें हाइड्रोजन नहीं है, जो मुझे ओरिजिनल यौगिक दिए गए हैं अगर उनमें हाइड्रोजन नहीं है, इसका तात्पर्य ये है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने आप संतुलित है। क्यों? क्योंकि आप जितने पानी डाल रहे हो बेटा, आप पानी के साथ H+ को तो संतुलित कर ही रहे थे, आप पानी के साथ OH- को भी संतुलित कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन, जैसे नीचे वाले में भी देख लो, दिए गए यौगिकों में हाइड्रोजन नहीं है, अगर दिए गए यौगिकों में हाइड्रोजन नहीं है बच्चा, इसका मतलब हाइड्रोजन खुद ही संतुलित है। अगर दिए गए यौगिकों में हाइड्रोजन नहीं है बच्चा, इसका मतलब हाइड्रोजन खुद ही आपका क्या है, संतुलित है। क्या ये मेरी कहानी, ये शिक्षा समझ में आ रही है? ठीक है, आप भले गिनना चाहो 14 इधर है 14 इधर। इस शिक्षा का सर फायदा क्या है बेटा? इस शिक्षा का फायदा है बेटा कि आगे आप क्वेश्चंस की बैलेंसिंग को थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हो। आप आगे अपनी रिएक्शन की बैलेंसिंग को थोड़ा और फास्ट कर सकते हो कि आपको पहले से ही पता है बेटा कि हाइड्रोजन नहीं है, मतलब तीसरी स्टेप को मैं स्किप कर सकता हूँ, ठीक है ना। और चौथी और लास्ट चीज़ क्या है बेटा? चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। तो लास्ट स्टेप 4 मतलब पद 4 में लिख लेना बेटा, आवेश का संतुलन। किसका संतुलन बेटा? आवेश का संतुलन। अब हमें पता है बेटा कि अर्ध अभिक्रियाएं हैं, पूर्ण अभिक्रिया में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, अभी मैंने बोल दिया, क्योंकि पूर्ण अभिक्रिया को लिखते वक्त हमें ग्रहण किए गए और त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करना आवश्यक है, परंतु अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आवेश का संतुलन किससे होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो आगे लिखना है बेटा कि आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है।
ना। आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है ना, आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तथा उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं जिस तरफ आवेश ज़्यादा होता है, तथा उस तरफ इलेक्ट्रॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं जितना आवेश ज़्यादा होता है ना। पूर्ण भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, तथा उस तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं जितना आवेश ज़्यादा होता है। जितना आवेश ज़्यादा होगा उस तरफ क्या कर दो बच्चों, उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, अपना ऐड कर दो, है ना। जिस तरफ आवेश ज़्यादा होगा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, कहानी ख़त्म। अब गिन लेते हैं बेटा, है ना। सबसे ज़्यादा गड़बड़ बच्चा बेटो जो करता है, जो मैंने इतने सालों से अनुभव करा है बेटा, आवेश में। अब उससे आपको बचना है, ढंग से गिनना है। 8H+ मतलब +8 का आवेश, इधर -1, टोटल आवेश +8 और -1 कितने का हो गया, +7, है ना। +8 और -1 कितने का हो गया बेटा, +7। यहाँ पर कितना है बेटा, +2। तो ये +7 ये +2, कितना आवेश ज़्यादा, इस तरफ कम है उस तरफ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बेटा, 5 इकाई का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बट्टो, बट्टो निकल रहा है कभी कभी मुंह से बच्चों, है ना। यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अगली अभिक्रिया को देखें बेटा, तो यहाँ पे 14H+ मतलब प्लस का 14 और ये माइनस का 2, कितना हो गया बच्चों, प्लस का 12। यहाँ पर 3 2 जा 6, है ना। अब ये गिनना सही है बेटा, एक क्रोमियम के ऊपर 3 इकाई का धनावेश है तो 2 के ऊपर 6 का, तो यहाँ +12 यहाँ +6, तो कितने का कम है बेटा, इस तरफ कम है 6 का, ये 6 डाल दी। तो अगर आप मेरी अर्ध अभिक्रियाओं का संतुलन, जो नॉर्मली कोई नहीं बताता बेटा इतनी शॉर्ट ट्रिक में, अगर आपको अर्ध अभिक्रियाएं संतुलित करना आ गई तो आपको भी पता है बेटा कि एक पूर्ण अभिक्रिया कुछ नहीं है, 2 अर्ध अभिक्रियाओं का संयोगी है, ठीक है। तो आइए मैं आप खूब सारे क्वेश्चन आपको 7 8 10 करवा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और भली भांति हो जाए। अब आपको नियम मैंने बता दिए हैं बेटा, ठीक है ना। तो एक एक करके 2 अभिक्रियाएँ तो कर चुके ना। तीसरी मान लो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, ऑक्सीलेट परिवर्तित हो रहा है CO2 में, ठीक है जी। चौथी अभिक्रिया में दे रहा हूँ बेटा H2S सल्फर में। पांचवी अभिक्रिया में दे रहा हूँ थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में, ठीक है। छठी अभिक्रिया में दे रहा हूँ आपको NH4+ NO3- में, ना। सातवीं अभिक्रिया थोड़ी बड़ी भी दे सकता हूँ बेटा मैं, ऐसी बात नहीं है। CrI3 परिवर्तित हो रहा है Cr क्रोमेट में और आयोडेट में, ठीक है। और मान लीजिए इसमें मैंने आपको माध्यम भी क्षारीय कर दिया है, ठीक ना, IO3-, ठीक है। चलो 1 2 और लिख लो बेटा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला है I- परिवर्तित हो रहा है I2 में, ठीक है। आप करते चलें, जल्दी जल्दी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। HNO2 परिवर्तित हो रहा है बेटा HNO3 में, ठीक है जी। चलो एक लास्ट और लिख लेते कोई भी। 10वीं मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ Fe+2 परिवर्तित हो रहा है Fe+3, ठीक है। मैंने बोले थे ना 8 10 और कर लेते हैं, तो छोटी छोटी सी जल्दी से करिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए जी बच्चों, है ना, मुझे उम्मीद है आपने कर ली होगी। अब देखो, जरूरी नहीं बेटा हमारे पास जो 4 स्टेप है, आओ हांगकांग चले, एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आवेश, जरूरी नहीं हमें चारों की ज़रूरत पड़े, है ना। देख लो, अब जैसे पहले वाले की बात करें बच्चों, क्या हो रहा है पहले वाले में, सबसे पहले कार्बन 2 है बेटा, 2 करा, कार्बन 2 थे, 2 करा, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा सीधे ऑक्सीजन को देखें, संतुलित ही है। हाइड्रोजन है नहीं बेटा, हाइड्रोजन अगर यौगिक में है ही नहीं तो झंझट ही खत्म। आवेश इधर -2 है बेटा, उधर 0 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब बता दो, आप टाइम बता दो बेटा, 10 सेकंड से ज़्यादा लगा हो तो बोल दो। H2S सल्फर में बेटा, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है बेटा। अगर यौगिक में हाइड्रोजन आया तो फिर हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा, तो 2H+ इधर डाले बेटा, क्योंकि उधर 2 हैं, तो और इसको आवेश को संतुलित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये फास्ट आपको करना है बेटा, है ना, देखो, ठीक। H2O3- 2 S4O6- 2, यहाँ 4 सल्फर है बेटा, यहाँ 2 है, पहले इसे 2 से गुणा करूँ क्योंकि पहले सल्फर के परमाणु संतुलित करूँगा। अब बेटा ऑक्सीजन 6 है, 6 संतुलित हो गए, हाइड्रोजन है नहीं, थर्ड स्टेप भी गया। आवेश -4 का, -2 का, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दूँ, ठीक है जी। जिनमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं बेटा, मतलब वो ऑक्सीकरण है, वो ऑक्सीकरण है बेटा, तो दिख भी रहा आपको, देखो, है ना। सल्फर -2 में था बेटा, 0 में गया। और जिनमें इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आएंगे तो ऑक्सीकरण, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो अपचयन, ठीक। अब अगला बेटा नाइट्रोजन बैलेंस है, सीधे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है बेटा, तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पर 3H2 और अपोजिट साइड में
6H+। ठीक है जी। अब देखो यौगिक में अगर हाइड्रोजन आ गया है तो हमें थर्ड स्टेप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक। 6 और 4 कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? 10, जबकि यहाँ पर देखें तो 6 ही है। तो इस तरफ 4 हाइड्रोजन की कमी है, मतलब मुझे इस तरफ 4H+ और डालने हैं। 6 पहले से थे उपस्थित बेटा, 4 हमने डाले, 6 पहले से थे, 4 हमने डाले। तो ध्यान दें, हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं। 6 थे, 4 आपने डाल दिए, 6 और 4 कितने हो गए बेटा? 10। तो आपको सीधे 10H+ लिखना है यहाँ पर, है ना। आपको यहाँ पर सीधे सीधे 10H+ लिखना है। ठीक है जी, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि H+ कोई अलग अलग नहीं है, H+ तो एक ही है। ठीक। अब आवेश गिन लें बेटा। इस पे तो उदासीन है तो 0, इसके ऊपर 1 इकाई का धनावेश। इधर गिने बेटा -1 और ये +10, मतलब प्लस का 9, उधर प्लस का 1। इस तरफ ज़्यादा है, जिस तरफ जितना ज़्यादा होता उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन। 8 का ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, है ना। 8 का ज़्यादा था, मैंने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, बच्चा हो गया काम। ठीक है जी। Cr(I3) OH- के साथ CrO4-। अब ये टफ है बेटा, अगर इसको मैं नॉर्मल वे में दे दूं बेटा, अगर मैं ये अर्ध अभिक्रियाओं का संतुलन वाली विधि नहीं बताऊं तो ये अभिक्रिया हर बच्चे को काफ़ी टफ लगेगी। बट मेरी टेक्निक से बेटा खूब ईजी है। Cr बैलेंस, आयोडीन 3 थे, 3 करा, क्योंकि मेरी टेक्निक में तो बेटा गिनना है बस ढंग से। ठीक। अब ऑक्सीजन पर आ जाए, 4 इधर है बेटा और 3 3 9 13। किस माध्यम में बेटा? क्षारीय, उससे, है ना। तो क्षारीय माध्यम में उल्टी है कहानी। जिस तरफ जितना ज़्यादा है ना, इस तरफ ज़्यादा था 13, तो उस तरफ उतना मैंने जल डाला और उसका डबल, ठीक है ना, उसका डबल हमने क्या डाल दिया बच्चों? 13 का डबल कितना होता है बेटा? 26, OH- यहाँ डाल दिया। ठीक है जी, ठीक, क्लियर। अब क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन, चूंकि ओरिजिनल यौगिकों में हाइड्रोजन नहीं है, मतलब पक्का हाइड्रोजन संतुलित है। अब हम किसको संतुलित करें बेटा? सीधे आवेश को। -26, ये तो 0 है, -2, -3, -5, ये 26 है बेटा, यह 5 है। किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ। कितना ज़्यादा है? 21 का डिफरेंस है, तो 21 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो, 21 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो। ठीक है, आई मेरी बात समझ में सभी को? अब मैं आपको बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पर तुल्यांकी भार वगैरह अगले सेशंस में सीखना है बेटा, तो तुल्यांकी भार के लिए बेटा यहाँ पर एक चीज़ है एन फैक्टर, अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ से पड़ेगी ना। एन फैक्टर जो है बेटा, ये जो 21 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एन फैक्टर हम जो है बच्चों अगले सेशन में हम उसकी बात करेंगे बेटा। आज का सेशन हम संतुलन ढंग से सीख लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन 21 बेटा आपने संतुलन से निकालें, आप इसे ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन से भी निकाल सकते थे। Cr(I3) में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है बेटा, आयोडीन की -1 है। क्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है और IO3- में +5। आप देख लो, +3 से +6 कितने का परिवर्तन? 3 का। ठीक है, और क्रोमियम का एक ही परमाणु है तो टोटल परिवर्तन 3 का हुआ। आयोडीन में बेटा -1 से +5 परिवर्तन कितने का? 6 का, परंतु आयोडीन के 3 परमाणु है बेटा, तो 6 तिया 18। ठीक है जी, 18 और 3 21, वही आ गया। जो ऑक्सीकरण अवस्था में प्रति मोल में परिवर्तन होगा बेटा, प्रति मोल के लिए इलेक्ट्रॉन भी उतने ही आएंगे, प्रति मोल के लिए इलेक्ट्रॉन भी उतने ही आएंगे। तो आपके पास एक क्रॉस चेक के लिए बेटा, कभी कभी हम करते हैं ना कि पूरा हमने कर लिया बेटा, बट है ना, कभी कभी डर लगता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। क्रॉस चेक के लिए ये भी एक हथियार है, इससे भी आप सोच सकते हो चीज़ों को। ठीक, I-I2 में बेटा यहाँ 2 करो, झंझट खत्म, आयोडीन बैलेंस और सीधे आवेश 2 इलेक्ट्रॉन। HNO2 HNO3 में बेटा नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 2 थे, 3 थे बेटा, न बोला गया हो तो हम तो अम्लीय माध्यम लेंगे। इस तरफ H2O, अपोजिट साइड में 2H+, है ना, इस तरफ H2O, अपोजिट साइड में 2H+। ठीक है, हाइड्रोजन यौगिक में है तो सही, परंतु दोनों तरफ एक एक है, मतलब पहले भी संतुलित थे, बाद में तो है ही संतुलित। और अब आवेश बेटा 0 है, इधर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगली तो बिल्कुल ही सिंपल है बेटा, Fe+2 Fe+3 में गया है, परमाणु संतुलित है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, आवेश को संतुलित। मात्र ये से चुटकी बजाते ना बेटा, उतनी देर में तो आपकी अर्ध अभिक्रिया बड़ी आसानी से संतुलित हो जाएगी और आपका काम काफ़ी क्या कर देगी बेटा? आसान कर देगी। ठीक है जी।